यहाँ पर मेटल की एक स्ट्रिप होती है, उस स्ट्रिप पर टर्न होता है फर्स्ट, यहाँ पर ये सेकंड टर्न, यहाँ पर भी एक मेटल की स्ट्रिप होती है, जिन्होंने देखा उनको पता है। ओके, तो 2 टर्न हो गए, इसी तरह से टर्न बाय टर्न वायर होते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर पहले स्ट्रिप्स हम अप्लाई कर देते हैं। ओके, देन कितने हो गए? 3 सेगमेंट्स, ये फोर्थ, देन ये फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। ये जो मेटल की स्ट्रिप्स है, यहाँ पर यू टर्न होता है एक तरह से। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर एंड करना होगा। ये 10, दिस इज बी एंड, दिस इज ए एंड। तो 10 सेगमेंट्स है। यहाँ पर एक 1 मीटर लॉन्ग स्केल होती है, 1 मीटर लॉन्ग स्केल। मीटर ब्रिज में भी थी स्केल, वहां पर सिंगल 1 मीटर लॉन्ग वायर था। यहाँ पर 10 सेगमेंट्स है 1 1 मीटर के। इंपॉर्टेंट बात, 10 मीटर लॉन्ग वायर होता है, पहली बात, ठीक है। अब इसको यूज लेने के लिए इसका एक प्राइमरी सर्किट बनाया जाता है। अगर पोटेंशियोमीटर को यूज लेना है तो इसका एक प्राइमरी सर्किट बनता है। उस प्राइमरी सर्किट के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। 10 मीटर लॉन्ग वायर कैसे होता है, कहाँ होता है, ये देख लिया हमने। अब इसके प्राइमरी सर्किट को हमें देखना है कि वो कैसा होता है, प्राइमरी सर्किट। तो पोटेंशियोमीटर वायर जो 10 मीटर लॉन्ग वायर है, उसका एक एंड है ए एंड, दूसरा एंड है बी एंड, दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम इन दोनों एंड को बैटरी, रियोस्टेट, वन वे की, इससे कनेक्ट कर देते हैं। ए एंड बी एंड के बीच में क्या क्या, एक बैटरी, एक वन वे की और एक रियोस्टेट कनेक्ट कर देते हैं। रियोस्टेट नाम सुना होगा आपने मे बी, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको हम कह सकते हैं ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो किस तरह से कनेक्ट होता है वो देखिए, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आप देख लें प्लस कहाँ से कनेक्टेड है, माइनस कहाँ से कनेक्टेड, इसको ईपी बोल रहे हैं हम। ईपी प्राइमरी सर्किट की बैटरी है, ठीक है। पॉजिटिव मैंने ए एंड पर कनेक्ट किया है, नेगेटिव को एक वन वे की, एक रियोस्टेट से होते हुए कहाँ पहुंचा देंगे हम, बी, बी एंड पर। तो दिस इज रियोस्टेट, दिस इज द नॉब ऑफ रियोस्टेट, ओके, आर एच से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो जब हमने पोटेंशियोमीटर वायर के जो दो एंड है, ए एंड बी एंड, इन दोनों के बीच में बैटरी वन वे की रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गया प्राइमरी सर्किट। हाँ, रियोस्टेट का क्या काम होता है? तो रियोस्टेट सर्किट में करंट को कंट्रोल करता है। जब रियोस्टेट से हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो करंट कम हो जाता है, जब करंट रेजिस्टेंस को कम करते हैं तो करंट ज्यादा हो जाता है। करंट को कंट्रोल करता है रियोस्टेट, ठीक है। करंट की डायरेक्शन आप सोच सकते हैं, सही सोच रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, उस तरह से करंट फ्लो होगा। अब हमें पता है आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, पुरानी बातें काम आती रहेगी। किसी भी कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, सही बात। अब 10 मीटर लॉन्ग वायर है तो रेजिस्टेंस अच्छा खासा होगा। हमें नहीं पता क्या होगा, रेजिस्टेंस तो होगा। उस 10 मीटर लॉन्ग वायर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा। लेट बी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, पूरे वायर में या आप किसी सेगमेंट में कहीं भी ले लें। तो अगर वायर पर पोटेंशियल ड्रॉप भी हो रहा है और वायर की लेंथ है एल, हमें पता है लेंथ कितनी होती है, 10 मीटर, तो हम टोटल पोटेंशियल ड्रॉप पर टोटल लेंथ का डिवाइड कर दें तो हमें एक फिजिकल क्वांटिटी मिलती है x। इस x को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियल ड्रॉप ऑन यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको आप बोल सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसी एक प्रैक्टिकल में पोटेंशियल ग्रेडियंट को कांस्टेंट रखा जाता है। कांस्टेंट कैसे रखा जाता है, बैटरी वन वे की ऑन की, करंट फ्लो होने लग गया, रियोस्टेट से आपने एक बार करंट को सेट कर दिया,
रियोस्टेट की नॉब से एक बार करंट को सेट कर दिया, उसके बाद उसको चेंज नहीं करते। जब आप करंट को चेंज नहीं करते तो वी चेंज नहीं होता। वी चेंज होता है जब करंट चेंज करते हैं। भाई वायर की लेंथ हम चेंज करते ही नहीं है, 10 मीटर है तो 10 मीटर ही है। जब वायर की लेंथ चेंज नहीं हो सकती तो वायर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। तो क्या चेंज हो सकता है? वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो। तो करंट जब आप कांस्टेंट कर देते हैं तो क्या कांस्टेंट हो जाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम चेंज भी कर सकते हैं। रियोस्टेट से सर्किट में करंट को चेंज करके हम एक्स को चेंज कर सकते हैं, बट किसी एक एक्सपेरिमेंट में हम एक्स को कांस्टेंट रखते हैं, किसी एक सेट में, किसी एक एक्सपेरिमेंट में। तो एक्स क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप ऑन यूनिट लेंथ कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। 1 मार्क की डेफिनेशन आ सकती है, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, या डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर पोटेंशियोमीटर। तो आप क्या कहेंगे? द पोटेंशियल ड्रॉप ऑन यूनिट लेंथ, द पोटेंशियल ड्रॉप ऑन unit length of potentiometer wire is called its potential gradient। वोल्ट अपॉन मीटर या वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर, आप लेंथ जिस यूनिट में लेंगे वो यूनिट हो जाएगी, वोल्ट अपॉन मीटर या वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर। ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर का अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? अब आप थोड़ा डाइजेस्ट कर पाएंगे क्योंकि पिक्चर आपके सामने है। पोटेंशियोमीटर का क्या प्रिंसिपल है? तो अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट कह दूं P, है ना, यहाँ पर थोड़ा आगे आते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट कह दे Q, तो P से लेंथ का मेजरमेंट स्टार्ट होता है A से। यहाँ पर कितनी लेंथ हो गई? A से लेकर यहाँ तक कितनी हो गई? थोड़ा सा है ना, सपोर्ट करो, 100 हो गई। यहाँ से यू टर्न आता है, बढ़ रही है, मिड में कहीं 150 हो जाएगी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 200 सेंटीमीटर, है ना। फिर यहाँ से इंक्रीज होगी, यहाँ हो सकता है 250 हो जाए, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगी 300, समझ लो सेंटीमीटर में हम कह रहे हैं, और यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट 1000 सेंटीमीटर, मतलब 10 मीटर। अब T से लेकर Q तक कुछ तो लेंथ होगी, T से लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, फिर यहाँ तक आ रहे हैं, तो कुछ तो लेंथ होगी, वन हो सकता है 130 सेंटीमीटर हो, कुछ तो लेंथ होगी। तो इस PQ को हम कहते हैं अ सेगमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, अ सेगमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। टोटल लेंथ है 1000 सेंटीमीटर और P से Q तक कुछ लेंथ है, हो सकता है 120 हो, 125, 130, 135 सेंटीमीटर कुछ तो है। तो ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट पर पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? इसी की लेंथ के, है ना, लेंथ ऑफ PQ। P से Q तक सेगमेंट है, इस सेगमेंट की लेंथ जो भी होगी, जितनी सर फोन आ गया। ओके। तो अब प्रिंसिपल को अगर लैंग्वेज में आपको जरूरत पड़ जाए, कभी कोई पूछ ले एग्जाम में, तो स्टेटमेंट क्या होगा? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? तो हम कह सकते हैं इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ it works on the principle that the potential drop on any segment of potentiometer wire of uniform area of cross section in which constant current in which a constant current is carrying is directly proportional to its length। दो बातें हमने पहले अप्लाई की है। वायर कैसा है? कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। ऐसा नहीं है कि इसके यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है या कहीं ज्यादा है, नहीं, पूरा ए से लेकर बी एंड तक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। और करंट कैसा फ्लो कर रहा है? एक जैसा करंट फ्लो कर रहा है। पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने करंट को कांस्टेंट किया हुआ है, रियोस्टेट के नॉब को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है। तो वी जो है पोटेंशियल ड्रॉप किस पर? इस PQ सेगमेंट पर पोटेंशियल ड्रॉप किसके प्रोपोर्शनल होगा? PQ की लेंथ के। लेंथ ज्यादा, पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा। ठीक है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ potentiometer। The potential drop of on any segment of potentiometer wire is directly proportional to its length, where area of cross section is same, current is constant। ठीक है। तो V is proportional to L। This is the principle of potentiometer wire। Okay, potentiometer। अब X क्या है? एक कांस्टेंट है, proportionality कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट ही क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। अगर आप लेंथ को
सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेंथ होगी सेंटीमीटर में, तो x क्या होगा, वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर, तो v की यूनिट आ जाएगी वोल्ट, ठीक है ना। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगी, तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर सेंटीमीटर और इसकी होती है सेंटीमीटर, तो आपको वोल्ट ही मिलेगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, ओके। तो किसी भी पोटेंशियोमीटर वायर की यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है x, और किसी पर्टिकुलर सेगमेंट, अगर आप जितनी बड़ी लेंथ लेते हैं उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर पूरी लेंथ ले लें, कंप्लीट लेंथ, तो कंप्लीट पोटेंशियल ड्रॉप ए से लेकर बी तक, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एल, वही आ गया फॉर्मूला, वही आ गया, ठीक है। तो किसी सेगमेंट पर पोटेंशियल ड्रॉप उस सेगमेंट की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, दैट्स इट। तो ये बात रिपीट कर दी 2-3 बार, याद ही हो जानी चाहिए। अब पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करने का एक आइडियल सेटअप है, एक आइडियल डिवाइस है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है वो देख लिया, और ये जो आपको अभी सामने दिख रहा है ये इसका प्राइमरी सर्किट है, पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट है। थोड़ा सा है ना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, बनाने में टाइम लगता है, और ये आपको एग्जाम में कभी बनाना नहीं पड़ता। तो क्या बनाना पड़ता है, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट है, वही बनाना पड़ता है। देखिए क्या, तो ये जो आपको टर्न बाय टर्न 10 मीटर लॉन्ग वायर दिख रहा है ना, ये कभी नहीं बनाना पड़ता। इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप देखें तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से होता है, आप ए पॉइंट मार्क करें, एक लाइन ड्रॉ करें, बी पॉइंट मार्क करें, ए बी दिख रहा है, ए पॉइंट बी पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो लाइन है, ये लाइन हमारे लिए क्या है, 10 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर, दिस इज दी रिप्रेजेंटेशन। तो ए से लेकर बी तक ये जो 10 मीटर लॉन्ग वायर है टर्न बाय टर्न, इसको नहीं बनाते, कभी नहीं बनाते, एक बार देख लिया, बट एग्जाम में इसका रिप्रेजेंटेशन काम में लेते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट। हाँ, अब ए और बी के बीच में क्या है, वो आपको जैसा दिख रहा है वैसा बनाना होता है। तो आपको दिख रहा है ना ए और बी के बीच में क्या है, RH वन वे की, अब बैटरी ऑफ प्राइमरी सर्किट। हाँ, जब की लगी हुई होती है तो हम कहते हैं करंट की डायरेक्शन जरूर आप शो करें। तो कहाँ, तो ये पूरा सर्किट बनाए और ये जो है वही वो है, ठीक है। दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। तो हमने किया क्या, पूरे के पूरे इस वुडन बोर्ड को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एक लाइन से, ए बी लाइन से, बाकी सब कुछ वही है। तो ये है प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब इसके यूजेस हैं, देयर आर 3 यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके यूजेस हैं पोटेंशियोमीटर के, उसमें पहला यूज हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे किस तरह से आइडियली पोटेंशियल डिफरेंस बताता है हमें कौन, पोटेंशियोमीटर। देखते हैं। तो सेल के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता रखा है, चलिए कौन बताएगा, ईएमएफ ऑफ, ईएमएफ क्या होता है किसी सेल का, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रिक सेल का ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम 1.5 वोल्ट। बिटवीन, हाँ बोलिए कौन बोल रहे हैं, बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, बिल्कुल सही कह रहे थे, बस टर्मिनल्स के बीच में होता है वो, ठीक बात। तो हमें किसी प्राइमरी सेल का ईएमएफ अगर पता करना हो और किसको यूज लेकर, पोटेंशियोमीटर को, तो हम आइडियली बता सकते हैं, ठीक है। एक और बात, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेल का ईएमएफ कब पता लगना चाहिए, जब सेल से करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, जब सेल से करंट ड्रॉ नहीं होता तब पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो देखिए अब सर्किट ये है हमारा प्राइमरी सर्किट, पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट, इसी को यूज लेते हैं और क्या पता लगाते हैं, सेल का ईएमएफ। तो देखिए जिस सेल का ईएमएफ पता लगाना होता है उसका पॉजिटिव एंड हमने ए पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, है ना। ओके, नेगेटिव एंड से एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर में भी 2 एंड होते हैं, एक एंड को सेल के नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है उससे मेटेलिक रॉड जॉकी को कनेक्ट करते हैं। मेटल की एक रॉड होती है, उसमें जैसे आपके स्क्रू ड्राइवर होते हैं ना, स्क्रू ड्राइवर, उसी तरह से आगे एक शार्प नॉब होती है, उस शार्प नॉब को हम मेटल के वायर पर कांटेक्ट में लाते हैं,
पोटेंशियोमीटर वायर या मीटर ब्रिज वायर पर कांटेक्ट में लाते हैं। तो ये एक मेटल की रॉड होती है जॉकी, और इससे हमें नल पॉइंट पता लगता है। नल पॉइंट मतलब जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट, बैलेंस पॉइंट। देखिए कल वाली बात काम आ जाएगी। ए पॉइंट हाई पोटेंशियल वाला एंड है, बी पॉइंट मिनिमम है ना लो पोटेंशियल वाला एंड है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जब जब हम जाते हैं तो हमें कंपैरेटिवली लो पोटेंशियल वाले पॉइंट्स मिलते हैं। बी से ए की तरफ आते हैं तो कंपैरेटिवली हाई वाले मिलते हैं। ठीक है, अब जिस सेल को आपने अप्लाई किया है, यहाँ पर कनेक्ट किया है, ये है प्राइमरी सेल। इस प्राइमरी सेल का क्या पता करना है हमें? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन वोल्ट पता करना है। तो हमने इस तरह से पहले तो सर्किट कनेक्ट कर दिया और इसी तरह से करते हैं। ठीक है, अब हम मेटेलिक रॉड जॉकी को यहाँ पर कहीं टच करते हैं। स्टार्टिंग फर्स्ट जो सेगमेंट था 10 मीटर लॉन्ग वायर था, फर्स्ट सेगमेंट के वहां टच करते हैं तो हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्शन दे रही है। डिफ्लेक्शन दे रही है मतलब करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये जो नीचे वाली ब्रांच है इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है, जब करंट फ्लो होता है सेल से तब आप ईएमएफ पता लगा ही नहीं सकते। ठीक है, हम अब जॉकी को इधर उधर स्वैप करते हैं, यहाँ पर कहीं टच करते हो तो आप देखते हो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आने लग जाता है, करंट की डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है पहले से। फिर आप इन बिटवीन चेक करते जाते हो, 10 मीटर लॉन्ग वायर है, 10 सेगमेंट से चेक करते हो आप, जहां पर आपको गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाए, है ना, तो जॉकी को किसी पॉइंट सी से कांटेक्ट में लाए और ए से सी तक की लेंथ है एल सेंटीमीटर, और सी पॉइंट पर जब आप जॉकी को कांटेक्ट में लाए थे तब गैल्वेनोमीटर अगर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस नेगेटिव एंड का पोटेंशियल इस सी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, सेम है, तभी तो जीरो डिफ्लेक्शन आया है। और इसका मतलब इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। किस ब्रांच में? जिस ब्रांच में सेल लगा हुआ है उसमें करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, देखो सेल से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सेल से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी सेल के दोनों टर्मिनल जो हैं वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा, और उसी को आप क्या कहते हैं? ईएमएफ। तो हमें सी पॉइंट का पता लगाना होता है, तो प्राइमरी सर्किट बना लिया आराम से, और जिस सेल का ईएमएफ पता लगाना था उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया विद गैल्वेनोमीटर, पैरेलल में ही है ये। तो ए से सी तक क्या है? सेगमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ए सी क्या है? ए से सी तक पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है कुछ एल सेंटीमीटर, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। और इस एसी सेगमेंट पर पोटेंशियल ड्रॉप किसके प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के। और एक्स क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है ना, एक इक्वेशन। तो ये V क्या है? एक बार कोई बताओ, ये V क्या है भाई? अलग अलग बातें आपके दिमाग में आ सकती है। पोटेंशियल डिफरेंस, और अच्छे से और एक्सप्लेन करो, ये V क्या है डायग्राम को देखकर? ये V क्या है डायग्राम को देखकर बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं, और क्लियर? पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड सी, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड सी। भाई V तो कहीं भी लिख दूं मैं, यहाँ पर V आते ही मैं लिख देता V, तो V क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप होता है। बट यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। ए से सी तक की लेंथ मैंने L दिखाई ना, तो V इज प्रोपोर्शनल टू L दिख रहा है। और X क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो A और C के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप है, पहली बात। ठीक है, A पॉइंट C पॉइंट के पैरेलल में क्या लगा हुआ है? नीचे सेल लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ध्यान दें, इस पॉइंट का कनेक्शन किससे है? ए से है। ओके, नेगेटिव एंड का कनेक्शन किससे है? आगे जाकर सी से है। नेगेटिव एंड का कनेक्शन आगे जाकर किससे है? सी से है। सर्किट में करंट फ्लो तो हो नहीं रहा। कौन से सर्किट में? इस नीचे वाली ब्रांच की बात कर रहा हूं, इसमें करंट फ्लो तो हो नहीं रहा। अब बैटरी सॉरी सेल, प्राइमरी सेल, इस सेल के जो दोनों टर्मिनल हैं, अगर इसमें पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें तो इस मोमेंट पर जब सेल से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, वो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो पोटेंशियल ड्रॉप ईएमएफ होता है ना। ईएमएफ की डेफिनेशन इसलिए पूछ रहा था। तो ईएमएफ क्या होता है सेल का? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
द टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो जब सेल से करंट फ्लो नहीं हो रहा है उस मोमेंट पर टर्मिनल वोल्टेज मैक्सिमम होता है और उस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या कहते हैं, ईएमएफ। ईएमएफ, और ये ईएमएफ किसके इक्वल होगा, इस V इक्वल टू एक्सएल के इक्वल होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए कह रहा था कि ये V क्या है, तो A पॉइंट C पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है और AC के पैरेलल में ही सेल लगा हुआ है। A पॉइंट C पॉइंट के पैरेलल में ही सेल लगा हुआ है, तो सेल का जो भी EMF है अभी वही XL के बराबर है। XL मतलब समझ गए ना, XL के बराबर है। तो डायग्राम से हम क्या कहेंगे, E इक्वल टू V, सेल का EMF किसके इक्वल है, V के इक्वल है। और V क्या है, इक्वेशन 1 में दिखाई दे रहा है, V क्या है, XL। हाँ, अब ये एक फॉर्मूला आ गया। टॉपिक छोटा सा ही है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, और इस फाइनल रिजल्ट का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा समझ लें। अगर मैं इस सेल को हटाकर थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीक सेल लगा दूं जिसका ईएमएफ थोड़ा कम है, तो आप इस सेटअप से क्या पाएंगे, आपको लेंथ कम मिलेगी। बैलेंस लेंथ जो है ना ए से सी तक, वो शॉर्ट मिल जाएगी आपको। एक्स तो कांस्टेंट है, तो उस वीक सेल के कॉरस्पॉन्ड आपको एल की वैल्यू शॉर्ट मिलेगी, और इस फॉर्मूले से आपको उस वीक सेल का ईएमएफ मिल जाएगा। एक्स तो कांस्टेंट है, एल शॉर्ट है, तो ईएमएफ कम आएगा। अब एक और लास्ट बात, अगर इस सेल को हटाकर हम कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग सेल अप्लाई कर दें, थोड़ा सा पावरफुल, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेल जिसका ईएमएफ थोड़ा ज्यादा है, तो आप पाएंगे उस स्ट्रॉन्ग सेल के कॉरस्पॉन्ड आपको बैलेंस लेंथ एल ज्यादा मिलेगी। तो एल ज्यादा है, एक्स से प्रोडक्ट करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग ईएमएफ मिल जाएगा। ठीक है, दिस फॉर्मूला वर्क्स, ऑलवेज वर्क्स। एक और बात, आइडियली ईएमएफ बता रहा है ये। पोटेंशियोमीटर हमें तब ईएमएफ बताता है या तब पोटेंशियल डिफरेंस बताता है जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा, सेकेंडरी सर्किट जिसके ईएमएफ का पता लगाना है। सही बात है, वोल्टमीटर ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। वोल्टमीटर थोड़ा सा करंट तो लेगा ही लेगा, तभी डिफ्लेक्शन आएगा, टॉर्क लगेगा उसकी कॉइल पर, निडल घूमेगी। विदाउट करंट निडल घूमती ही नहीं है। तो यहाँ पर आइडियल पोटेंशियल डिफरेंस पता लग रहा है। ठीक है, ये बात समझ ली। तो अब एक और टॉपिक है, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। यहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल्स किए हैं, आधे बैठे हैं, 1 2 3 कुछ है ना। पोटेंशियोमीटर में हमने डेनियल सेल, लैक्लांशियल सेल अप्लाई करके उनके ईएमएफ को कंपेयर किया था। L1 पता कर रहे थे, L2 पता कर रहे थे, बैलेंस लेंथ, फर्स्ट सेल के लिए L1, दूसरे सेल के लिए L2, इस तरह से। तो अब उस टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या करता है, ये क्लियर है। पोटेंशियोमीटर के लिए हम प्रिंसिपल बता सकते हैं क्या होता है, कुछ यही होता है ना। किसी पर्टिकुलर सेगमेंट पर पोटेंशियल ड्रॉप उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट याद रह जाएगा ये, इतना सा ही। अगर ये सेकेंडरी सर्किट मैंने हटा दिया तो क्या बचा, प्राइमरी सर्किट। AB क्या है, 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये है इसका प्राइमरी सर्किट। ओके, ए एंड पर हम, ये जो ए एंड है ना, यहाँ पर हम ऑलवेज सेल हो या बैटरी हो, उनके पॉजिटिव एंड कनेक्ट करते हैं ऑलवेज ए एंड पर। अभी आप देखेंगे आगे। चलिए, तो पोटेंशियोमीटर का सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अ प्राइमरी सेल, which we have done. Second देखते हैं, to compare EMF of a okay, to compare EMF of two primary cell. कंपेयर करना मतलब सीधा सीधा होता है, कंपेयर करने का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, ईएमएफ का रेशियो पता करना। एक सेल है कोई, लेट उसका ईएमएफ है E1, दूसरा कोई सेल है जिसका ईएमएफ है E2। तो अगर आप E1 बाय E2 पता लगा लें, E1 बाय E2 पता लगा लें, तो हो गया ना कंपैरिजन। जैसे E1 बाय E2 आ गया, मान लो 2:1, हो गया कंपैरिजन। मतलब फर्स्ट वाला साइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा क्या मतलब डबल ईएमएफ है इसका। तो कंपेयर करना मतलब दोनों सेल के ईएमएफ्स का रेशियो पता करना। ठीक है, सर्किट डायग्राम पर गौर फरमाएं। कुछ बात
और इजी लगेगी आपको, प्राइमरी सर्किट कभी चेंज नहीं होता, पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट ऑलवेज एज इट इज यूज आता है। दिस इज द प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। वापस बना दिया, अभी इरेज किया था वही है ये, ईपी के आर एच, दिस इज द प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर। ओके, अब हमें दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है, तो पहले उन दोनों सेलों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जिन दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है उन सेल को कनेक्ट करते हैं। तो सेल के दो एंड होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड, दिस इज नेगेटिव एंड। पॉजिटिव एंड कहाँ कनेक्टेड है? ए पर, जो ए एंड है ना वहां पर कनेक्टेड है। दूसरा सेल, दूसरे सेल का भी पॉजिटिव कहां से कनेक्टेड है? आगे जाकर ए से ही, ए पर ही जा रहा है वो, है ना, ए पर ही कनेक्टेड है, ठीक है। अब जो नेगेटिव एंड्स हैं, उन नेगेटिव एंड्स को एक टू वे की से कनेक्ट करते हैं, एक्स वाई जेड, टू वे की, एक्स वाई जेड, टू वे की है एक्स वाई जेड। ये टू वे की क्या होता है? तो यहाँ थोड़ा मैं डॉटेड कर देता हूं, ये डॉटेड जो है ये है टू वे की। इस टू वे की का क्या इंपॉर्टेंस है, पहले इसको समझ लें। जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उनको तो दिमाग में टू वे की बन गई होगी, है ना। तो जैसे वन वे की होती है, इसमें एक ही एक तरह से की इंसर्ट करने के प्लेस होता है, एक ही होल होता है जहां पर की इंसर्ट करके कनेक्शन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर दो प्लेस होते हैं। तो इस टू वे की का इंपॉर्टेंस समझेंगे। टू वे की के टू वे की पर 3 स्क्रूज होते हैं, एक्स स्क्रू, वाई स्क्रू, जेड स्क्रू। वन वे की में 2 ही स्क्रू होते हैं और बीच में एक है ना होल होता है। उस होल में जब की इंसर्ट कर देते हैं तो कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर 3 स्क्रूज होते हैं, एक्स स्क्रू, वाई स्क्रू, जेड स्क्रू। तो टू वे की के जो 3 टर्मिनल हैं, 3 स्क्रू हैं, उनको मैंने नेमिंग कर दिया एक्स वाई जेड। तो फर्स्ट सेल जिसका ईएमएफ मैं यहाँ लिख रहा हूँ E1, उस फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल एक्स से कनेक्टेड दिख रहा है। सेकंड सेल जिसका ईएमएफ हम E2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E2 ईएमएफ वाले सेल का नेगेटिव टर्मिनल Z से कनेक्टेड है। अब जो मिडिल स्क्रू है Y, उससे कनेक्शन कर देते हैं किसका? गैल्वेनोमीटर का। और गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन होता है मेटेलिक रॉड जॉकी से ऑलवेज, है ना। ओके, यहाँ पर मैं डॉटेड करके एक और पोजीशन दिखा रहा हूँ। लेट दिस इज C1, दिस इज C2। C1 C2 2 पॉइंट हैं। अब 2 क्यों है वो आप सोच सकते हैं। कितने सेल हैं? 2 सेल हैं। तो किसी एक सेल के लिए एक बैलेंस लेंथ होगी, दूसरे सेल के लिए कुछ और होगी। अगर दोनों सेल के ईएमएफ इक्वल हो तो बैलेंस लेंथ भी इक्वल आएगी, है ना। तो प्रिंसिपल एक ही है, प्रिंसिपल एक ही है, V इज प्रोपोर्शनल टू L। पोटेंशियोमीटर वायर की किसी पर्टिकुलर लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप किसके प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो अगर हम अब वर्किंग को समझते हैं। अगर हम एक्स वाई, ध्यान दें, एक्स वाई इन दोनों के बीच में की इंसर्ट करते हैं तो फर्स्ट सेल गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट हो जाता है। अगर हम यहाँ पर की इंसर्ट करते हैं तो एक्स और वाई के बीच में कनेक्शन हो जाता है। यहाँ खाली जगह दिख रही बट होती नहीं है, कनेक्शन हो जाता है जैसे कि इंसर्ट करते हैं। सेकेंड सेल अभी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, एक एंड कनेक्टेड है बट दूसरा नहीं है। दूसरा नहीं है मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। तो किससे होते हुए करंट फ्लो होगा? फर्स्ट सेल से गैल्वेनोमीटर से होते हुए। अब आपने जो अभी अभी प्रीवियस टॉपिक समझा था ना, वही हो गया ये। अगर मैं इस नीचे वाले सर्किट को हटा दूं तो एक सेल है और ऊपर प्राइमरी सर्किट है, और हमें क्या पता लगाना है? इस फर्स्ट सेल के लिए बैलेंस लेंथ जिसे L होती है ना, तो फर्स्ट सेल का ईएमएफ E1 लिखा है, इसकी बैलेंस लेंथ को हम बोल देंगे क्या? L1, A से लेकर C1 तक, ठीक है। तो वही बात, मेटेलिक रॉड जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर पर इधर उधर टच करते हैं और किसको देखते रहते हैं? गैल्वेनोमीटर की निडल को। कब तक? जब तक गैल्वेनोमीटर की निडल पर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं दिख जाए। कभी आपको लेफ्ट मिलेगा, कभी राइट मिलेगा, आपको एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा पूरे वायर पर जिसके कॉरस्पॉन्ड गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो A से C1 तक की जो भी लेंथ है वो हमें पता लग जाती है। वहां पर एक मीटर स्केल होती है, हमें पता लग जाती है कितना सेंटीमीटर है, 400 है या 500 है या 650 है, जितना भी है L1 पता लग जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हो गया, L1 पता लग गया। L1 अगर पता लग गया तो फर्स्ट सेल का ईएमएफ क्या होगा भाई, कोई बताओ। फर्स्ट सेल के लिए बैलेंस लेंथ ये है, क्या होगा?
XL1, X क्या होता है? तो X होता है पोटेंशियल ड्रॉप ऑन यूनिट लेंथ, कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, बैलेंस लेंथ, ईएमएफ आ जाएगा फर्स्ट सेल का। अब सेकंड स्टेप, तो ये फर्स्ट स्टेप ओवर। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हमने एक्स और वाई को म्यूचुअली कनेक्ट किया था की अप्लाई करके, तो वहां से तो की को हटा देते हैं, डिस्कनेक्ट हो गया, एक्स और वाई के बीच में कनेक्शन नहीं है। बट अब किसको कनेक्ट कर देते हैं? वाई जेड को, की अप्लाई करके वाई जेड का कनेक्शन कर देते हैं। तो हुआ क्या, फर्स्ट सेल सर्किट से डिस्कनेक्ट हो गया, सेकंड सेल सर्किट से कनेक्ट हो गया। अब सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं सेकंड सेल के लिए, उसकी बैलेंस लेंथ पता करते हैं। मैंने यहाँ दिखाया भी है C2 पॉइंट, और A से C2 तक का डिस्टेंस क्या दिखाया हमने? L2, लेट L2, L2 थोड़ा कम दिखाया हमने, ऐसा था ना हमारे एक्सपेरिमेंट में। लैग्रांशियन सेल के लिए लेंथ थोड़ी ज्यादा आ रही थी, डेनियल सेल के लिए थोड़ी कम आ रही थी। तो जानबूझकर मैं ऐसा ही दिखा रहा हूँ, आपके कभी एक्सपेरिमेंट मिल गया मेजर एक्सपेरिमेंट, तो आपको ध्यान भी रहेगा कि ऐसा ही होता है ना। ओके, तो E2 मतलब E2 EMF जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? अगर सेकंड सेल के लिए भी बैलेंस लेंथ आपने पता कर ली L2, तो जैसे इक्वेशन 1 X है, into L2. x into L2, इक्वेशन 2, कौन है भी, ठीक है ना। इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर दें, on dividing equation 1 by equation 2 we get the final expression as x कैंसिल हो जाएगा जो कांस्टेंट है। तो इस फॉर्मूले से हम कंपेयर करते हैं ईएमएफ को, तो L1 L2 पता लग जाते हैं कहां से? जो पोटेंशियोमीटर सेटअप है, उस सेटअप पर एक स्केल लगी हुई होती है, उस स्केल की हेल्प से हमें वहां पर L1 L2 पता लग जाते हैं। तो हमें E1 बाई E2 पता लग जाता है, कैलकुलेटर से डिवाइड कर लो, पता लग जाता है, हो गया कंपैरिजन, है ना। तो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो दो एप्लीकेशन इजी है, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड हम बोलते हैं। किसी भी प्राइमरी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कर सकते हैं हम पोटेंशियोमीटर को यूज लेकर। टॉपिक क्या है? टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर को यूज करके हम किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। आपको पुरानी बात याद आ जाए, आई थिंक आपको याद होगा, किसी भी सेल के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा जाता है, V इक्वल टू E माइनस IR। देखो सही है, कैपिटल V क्या होता है, नाम बताते जाओ। टर्मिनल वोल्टेज, कुछ याद आया? 3 टर्म्स हमने पढ़ी थी, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। कैपिटल E क्या होता है? EMF, EMF ऑफ सेल। I सर्किट से सॉरी सेल से जो करंट ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये वही करंट है जो सेल से ड्रॉ किया जा रहा है। स्मॉल r ये होता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। जो सेल का इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव आयन जिस सॉल्यूशन में होते हैं, उस सॉल्यूशन का, उस इलेक्ट्रोलाइट का होता है ये रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर इस R का पता लगाना है तो इसी इक्वेशन से कुछ इक्वेशन बनाते हैं। तो आई थिंक IR इक्वल टू, ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, गलत हो गया, साइन चेंज करने पड़ेंगे। थोड़ा बताइए, ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना, साइड चेंज की, साइन चेंज किए, इधर उधर किया, सही है। तो R इक्वल टू क्या होगा? E माइनस V अपॉन I, ठीक बात। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से आप देख लें, इस फॉर्मूले की हेल्प से प्लस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से प्लस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता लगा सकते हैं। निकाला था हमने, और वो वेरी करता है। जब सेल से आप करंट कम ले रहे हो या कभी ज्यादा ले रहे हो तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ही वेरी करता रहता है, बट एक रेंज होती है उसके बीच में वेरी करता है, ठीक है। तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस पता लगा सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, जब एक पर्टिकुलर करंट फ्लो कर रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं हम सेल से। तो देखते हैं कैसे। तो मैंने आपको बता दिया हम कैसे करेंगे, एक तो इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे प्लस पोटेंशियोमीटर की तो लेंगे ही, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा। प्राइमरी सर्किट कभी चेंज होता नहीं है, वही सर्किट यूज लेंगे। दिस इज द प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर, ओके। अब इस प्राइमरी सर्किट के बाद जो सेकेंडरी सर्किट बनेगा वहां चेंज है। सबसे पहला यूज क्या किया था, सबसे पहला एप्लीकेशन क्या था?
टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अ प्राइमरी सेल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। उसके बाद अभी सेकंड किया था हमने, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। देखा आपने किसका इंपॉर्टेंस था उसमें, एक टू वे की होती है XYZ, एक्स और वाई के बीच में की इंसर्ट करते हैं, L1 का पता लगाते हैं, इक्वेशन 1 आ जाता है। एक्स और वाई से की को हटाकर वाई और जेड के बीच में इन करते हैं, फिर L2 का पता लगाते हैं जॉकी से, बैलेंस लेंथ L2, और इक्वेशन 2 आ जाता है। 1 को 2 से डिवाइड करते हैं और आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है, E1/E2 इक्वल टू L1/L2 यूनिट लेस रेशियो है इसलिए। अब थर्ड एप्लीकेशन है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल। तो जिस प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, जिस भी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता लगाना है, उसको कनेक्ट करते हैं सबसे पहले। पॉजिटिव एंड ऑलवेज कहां पर, ए पर, दिस इज नेगेटिव एंड, ओके। और इसका कनेक्शन हम कर देते हैं गैल्वेनोमीटर से होते हुए एक मेटालिक रॉड जॉकी से। कर दिया कनेक्शन, ये जाना पहचाना नहीं लग रहा है। सबसे पहला एप्लीकेशन जो किया था ना, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अ प्राइमरी सेल, बिल्कुल वैसा ही है। अब इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और है, थोड़ा सा एडअप और है। वो क्या है, इस सेल के पैरेलल में, बिल्कुल पैरेलल में, इस सेल के बिल्कुल पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं, आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स। साथ में एक वन वे की और कर लगा देते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, के डैश। ठीक है, अभी ये ऑफ कंडीशन में ही दिख रही है। तो जब हम के डैश को ऑफ कंडीशन में रखते हैं तो रेजिस्टेंस बॉक्स का कोई मतलब नहीं है, होना नहीं होना एक जैसा है। जब तक आप के डैश की को अप्लाई नहीं करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स से करंट फ्लो होता नहीं है। जिस ब्रांच से करंट फ्लो होता नहीं है, उसका होना या उसका नहीं होना एक जैसा है। ठीक है, तो जब तक के डैश को ऑफ कंडीशन में किया हुआ है, आरबी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब हम वही प्रोसेस रिपीट करते हैं। इस की को अप्लाई किया, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, आई कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, और ए से बी तक जो 10 मीटर लॉन्ग वायर है उसका एक्स कुछ होगा, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट कुछ होगा। और इस सेल का ईएमएफ अगर ई से लिख रहा हूं मैं, कैपिटल ई, इस सेल का ईएमएफ अगर ई है, और यहाँ पर एक पॉइंट है C1 पॉइंट, और ए से C1 तक की लेंथ है L1। C1 पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है, के की ऑन है, के डैश की ऑफ है। C1 पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, इस सेल का ईएमएफ क्या होगा, इस सेल का ईएमएफ क्या होगा, वही पुरानी बात, कोई नई बात नहीं है। तो इस सेल का ईएमएफ क्या होगा, E इक्वल टू XL, L नहीं L1, L जो लिखा है वही होगा, तो L क्या है हमारा, L1 है। ठीक है, तो K डैश की ऑफ कंडीशन में थी, तो RB का अभी तक तो कोई रोल ही नहीं था। ठीक है, और हमने पुराने वाले मेथड से सेल का ईएमएफ पता लगा लिया, ये रहा E बराबर X L1। ठीक है, E पता लगा लिया, मतलब ईएमएफ पता लगा लिया। अब हम K डैश की को ऑन कर देते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स से R ओम का रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं। R ओम मतलब 1 ओम 2 ओम 3 ओम, इतना ही होता है ये। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स से कुछ रेजिस्टेंस अप्लाई किया, R ओम, K डैश की को ऑन कर दिया। अब जो सेल से ये कनेक्शन दिख रहा है आपको, तो 100% इस R ओम में करंट फ्लो हो रहा होगा, कुछ तो होगा, I1 I2 I डैश कुछ तो होगा। तो मान लिया यहाँ पर I डैश करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स किसके पैरेलल में है, सेल के पैरेलल में, बिल्कुल प्योरली सेल के पैरेलल में है रेजिस्टेंस बॉक्स। इस की का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, की का जीरो रेजिस्टेंस होता है, तो ओनली एक ही रेजिस्टेंस है R, जो हमने अप्लाई किया है, और उसकी वैल्यू हमें पता होती है। रेजिस्टेंस बॉक्स एक अच्छा सा बॉक्स होता है, जिस पर आप जो भी रेजिस्टेंस यूज लेते हो, उसकी वैल्यू वहां पर मार्क की हुई होती है, लिखी हुई होती है। तो ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही बताया, रेजिस्टेंस बॉक्स सेल के पैरेलल में है। पहली बात, सेल से करंट फ्लो हो रहा है क्या, यस 3 o'clock हो गया क्या, हाँ तो उसको शांति से बैठा रहना। हाँ भाई, सेल से करंट फ्लो हो रहा है क्या, घर से तो कोई बोल रहा है यस, आप बताओ। ये आई डैश करंट दिखाई दे रहा है आपको, ये सेल से ही तो आ रहा है, सेल से करंट आ रहा है।
ठीक है। हाँ, अब इस केस में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस सिचुएशन में भी आप मेटेलिक रॉड जॉकी को ए से बी के बीच में इधर उधर घुमाते हैं, किसका पता लगाने के लिए, नए नल पॉइंट का, नई बैलेंस लेंथ का पता लगाने के लिए। और इस बार नई बैलेंस लेंथ पहले से थोड़ी कम आती है। क्यों कम आती है? जब सेल से करंट फ्लो नहीं किया जा रहा था तब क्या था, ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा होती है, तो ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा होती है तो बैलेंस लेंथ थोड़ी ज्यादा आती है। ठीक है, अब आपने के डैश की को जैसे ही ऑन किया, सेल से करंट ड्रॉ हो रहा है, आई डैश करंट सेल से ड्रॉ हो रहा है। अब सेल के जो टर्मिनल हैं उन पर पोटेंशियल ड्रॉप रिड्यूस हो गया होगा, और क्या हो गया होगा रिड्यूस होकर, टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम होता है, तो सेल से करंट फ्लो हो रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज की डेफिनेशन काम आ गई ना, टर्मिनल वोल्टेज होगा, और टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम होता है। तो अब आपको जो नया नल पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर डॉटेड कर रहा हूं मैं सेकंड सिचुएशन के लिए, जो आपको नया नल पॉइंट मिलेगा C2 और नई बैलेंस लेंथ मिलेगी L2, वो पहले से थोड़ी कम आएगी। इस L2 के करस्पॉन्ड हमें किसकी वैल्यू पता लगती है, अभी अभी जिसका नाम लिया था मैंने, इस L2 के करस्पॉन्ड किसकी वैल्यू पता लगती है, सेल के टर्मिनल वोल्टेज की। अगर सेल से करंट ड्रॉ हो रहा है तो अब कौन सा वोल्टेज है दोनों टर्मिनल के बीच में, टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ नहीं है। तो अब हमें सेल के टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू पता लग गई, किसकी हेल्प से, L2 की हेल्प से, जो कि थोड़ी कम होती है, क्योंकि ईएमएफ ज्यादा होता है इसलिए L1 ज्यादा होता है, V थोड़ा कम होता है इसलिए L2 थोड़ा कम होता है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू मिल गई। अब फॉर्मूले की हेल्प से आप काम कर सकते हैं। मुझे एक और बात बताइए, बस एक छोटी सी बात, ओम्स लॉ सबको पता है, V इक्वल टू आई आर। सेल के पैरेलल में आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस अभी कितना है, आर, हमने अप्लाई किया है, और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई डैश। ठीक है, तो इस आर रजिस्टर पर पोटेंशियल ड्रॉप V इक्वल टू क्या होगा, आई डैश आर। तो आई डैश इक्वल टू क्या होगा, V बाय आर। ये V जो है ना, ये V एक्चुअल में क्या है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल में, तो जो टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर है उतना का उतना पोटेंशियल ड्रॉप इस आर पर भी हो रहा होगा। तो वो टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू आई डैश आर इस तरह से रिप्रेजेंट भी किया, डैश क्या होगा, V बाय आर। तो यहाँ पर देखिए, जब सेल करंट कितना दे रहा है, आई डैश दे रहा है, तो जो दे रहा होगा वही लिखूंगा ना मैं, आई तो हमने लिखा है देखो, और सेल से जो करंट फ्लो हो रहा है वो मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, आई डैश। तो सेल वाले करंट को मैंने अभी सही कर दिया। अब इस फॉर्मूले में देखिए, E माइनस V अपॉन V बाय आर, देखो सही किया मैंने, आई डैश की वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स पर पोटेंशियल ड्रॉप सेल के टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल है, तो R कहां पहुंच जाएगा, ऊपर प्रोडक्ट में, यहां से लिख सकते हैं ना इसको। तो ये जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मैंने आगे बढ़ा दिया, इस फॉर्मूले की हेल्प से और पोटेंशियोमीटर से जो रिजल्ट मिले हैं उनकी हेल्प से हम R का फॉर्मूला बना सकते हैं। R मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल r का फॉर्मूला बना सकते हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 2 को यूज ले लो, है ना, इसलिए टॉपिक थोड़ा काम का है। एक तो सेल की ये इंफॉर्मेशन काम आ जाती है, और बार बार कॉन्सेप्ट कौन सा काम आता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो मैंने इस R पर भी क्या लिख दिया, V इक्वल टू आई डैश आर, ये वही V है टर्मिनल वोल्टेज, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, अब R इक्वल टू क्या होगा, बताइए भाई, क्या लिखूं, XL1 माइनस XL2 अपॉन XL2, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इक्वेशन 1 और 2 से V की देख लो वैल्यू XL2, E की वैल्यू XL1, ये X तो कॉमन आकर कैंसिल, तो R इक्वल टू क्या होगा, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। दिस इज दी फॉर्मूला, जिन्होंने प्रैक्टिकल किया था, यूज लिया था उस दिन, इस एक्सप्रेशन को यूज लेते हैं। और ये इतना बढ़िया फॉर्मूला है, आपको 3 अननोन क्वांटिटीज पता करनी होती है। विच 3, यहाँ देख, L1 ओपन सर्किट के लिए बैलेंस लेंथ, के डैश की को जब अप्लाई नहीं किया हुआ था तब मिला था L1, दिस इज कॉल्ड बैलेंस लेंथ फॉर ओपन सर्किट। फिर हमने इसको अप्लाई कर दिया था,
यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस अप्लाई करके, और फिर हमने पता किया था L2. L2 को कहते हैं बैलेंस लेंथ फॉर क्लोज्ड सर्किट व्हिच इज रिसीव्स सम लिटिल सम लेस कंपेयर टू L1. L1 मिल जाता है, L2 मिल जाता है, और जो R आप अप्लाई करते हो वो वहां लिखा हुआ रहता है. L1 पता लग जाता है स्केल से, L2 पता लग जाता है स्केल से, और R पता होता है, 1 ओम 2 ओम लिखा हुआ होता है वहां. तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करते हो और आपको सेल का, उस प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता लग जाता है इन ओम. ट्रू. तो ये 3 एप्लीकेशन है, और इसके साथ आपका थर्ड चैप्टर जो कि लेंथी चैप्टर था वो एंड होता है. ठीक है, कल हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो गाड़ी हमारी रुकेगी नहीं. 2 बच्चे आए, 5 आए, 50 आए, पढ़ाई तो करेंगे. ठीक है ना, तो कल करते हैं हम चैप्टर एंड करेंगे कल. ठीक है ना, बुक ले आना 1-2 बच्चे, जैसे आज आप भी लाए हैं ना. ठीक है ना, थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड कर सकते हैं जो भी मीटिंग में है. ठीक है ना.